गुड आफ्टरनून। अभी कुछ दिन पहले इंटरकूलर, ईजीआर और पीसीबी पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व इनको खोला था, साफ किया था। पिछले अध्यायों में हमने सब ये चीज़ें क्लियर करी हैं, फिर भी ये बताना है कि ये सब काम कैसे करते हैं। ईजीआर का क्या काम है, ईजीआर वाल्व का, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व का क्या काम है, कब ये काम करता है, क्यों लगाया गया है, इंटरकूलर का क्या काम है, क्यों इनकी नियमित सफाई करनी जरूरी है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ये कहाँ फिट होते हैं तुमने देख लिए थे, उन्हें खोला, साफ करा और रीफिट कर दिया। वाहन में फिट हो गए, इंजन स्टार्ट होके और घूम फिर के आ भी गया, 400-500 किलोमीटर चल के आ भी गया। अब उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। मैंने क्या बताया था, वाहन पर ले जाकर कि क्यों इसकी सफाई कर रहे हैं, उस पर डिफेक्ट क्या बताया था कि वाहन एक्सेलरेट करते समय झटके ले रहा है, वाहन झटके ले रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि मैं एकदम से समझ गया था कि ईजीआर वाल्व जाम हो गया है, और तुरंत लाकर ईजीआर वाल्व साफ किया। तो ये जब ईजीआर वाल्व काम करना बंद कर देगा तो वाहन एक्सेलरेट करते समय झटके लेगा। कुछ वाहनों में माल फंक्शन लाइट जल जाएगी, एमआईएल लैंप जल जाएगा, और पुलिंग पावर वीक हो जाएगी, वाहन की खिंचाव शक्ति कम हो जाती है, फ्यूल इकोनॉमी भी कम हो जाती है, यानी डीजल की खपत बढ़ जाती है। इतना सब हो जाता है एक वाल्व के बंद होने से। उस वाल्व को आखिर वो काम कैसे करता है, आज हम ये देखेंगे। जो इंटरकूलर है, इंटरकूलर का काम है, टर्बो क्या कर रहा है, टर्बो 20 से 40% एक्सेस हवा भर रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर, और वो हवा कंप्रेस होके आ रही है। जब भी 7 किलो पास्कल पर स्क्वायर सेंटीमीटर का दाब बढ़ता है तो उससे तापमान में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, जिससे गैसें गर्म हो जाती है। वो गर्म गैसें इंजन सिलेंडर के अंदर जाएंगी और वहां जाकर कंप्रेस होगी, तो इंजन के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इंजन के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये तुम अब ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बढ़नी चाहिए और क्यों कम भी नहीं होनी चाहिए। उसे एक ऑप्टिमम लेवल पर रखना चाहिए, रहना चाहिए ऑल टाइम, इन अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस। हर तरह की परिचालन परिस्थितियों में इंजन का तापमान मेंटेन होना चाहिए। तो उन गैसों को गर्म होने से बचाने के लिए इंटरकूलर रखा हुआ है। और भी इंटरकूलर के कारण हैं, अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे समझ में आता चला जाएगा। ईजीआर का मतलब है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व, इसका पर्पज है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल, पर्यावरण संरक्षण तथा धुआं नियंत्रण। आप देख रहे हो पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में सिर्फ 21%, यानी धरती के वायुमंडल में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन हैं जिसमें कि फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर जलाया जा रहा है, अंतर्दहन इंजन, उनमें जो यूज हो रहा है फ्यूल वो हाइड्रोकार्बन है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे सीएनजी है, एलपीजी है, एलएनजी है, सब हैं हाइड्रोकार्बन से। तो वाहनों के द्वारा काफी वायुमंडल को प्रदूषित किया जा रहा है। इसका पता सन 1950 में लग गया था। सन 1950 में पता चल गया था कि जो वाहनों से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। कैलिफोर्निया में सबसे पहले 1961 में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वैक्यूलर पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे कठिन नियम है कैलिफोर्निया के, यूएसए के। और 1963 में पीसीबी पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व का आविष्कार हो गया था।
और 1970 के आसपास EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए में बना दी गई थी। 1963 में यूएसए की कांग्रेस ने यह नियम लागू कर दिया था कि वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को की रोकथाम के लिए ऑटोमोटिव कंपनियां इनोवेशन करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, ताकि जो एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल रही हैं उनका ट्रीटमेंट हो, एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट। चाहे अब उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी क्रम में जो एक सिस्टम तैयार किया गया वो है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। हमें यह जानने की जरूरत है कि सबसे पहले पॉल्यूशन का सोर्स क्या क्या है। जो इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम है वहां से 60% पॉल्यूटेंट निकलता है। जो भी फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जल रहा है उसको जलाने में हवा मदद कर रही है, और जब वो फ्यूल जलता है तो जलने के बाद जो उसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनमें सबसे पहले बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, शूट पार्टिकल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स। इतनी सारी चीजें जलने के बाद बनती हैं। और वाटर वेपर, हाइड्रोकार्बन मतलब वहां हाइड्रोजन भी है, और जलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ताप और दाब एक्सट्रीम, वाटर वेपर भी बनती है। समझ में आ रही है? इसके अलावा फ्यूल में चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे लुब्रिकेंट है, उनमें सल्फर भी मिला हुआ है। तो वो सल्फर भी एक कैटलिस्ट के रूप में मिला हुआ है, वह भी एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। उस सब को रोकने के लिए पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम का ट्रीटमेंट होता है एग्जॉस्ट गैसों का। दूसरा जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल है, पेट्रोल काफी लो वोलेटाइल है, हाई वोलेटाइल है, यानी कि वो थोड़े से भी तापमान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पेट्रोल है वो वाष्पित होना शुरू कर देता है, और वो फ्यूल टैंक से वाष्पित होकर वायुमंडल में विक्षेपित हो जाता है। क्रैंक केस, वह इंजन का वह पार्ट जहां पर क्रैंकशाफ्ट फिट रहती है, उसी के नीचे रहता है ऑयल सम्प। जो लुब्रिकेंट है वह भी हाइड्रोकार्बन है। इंजन का तापमान बढ़ने से वो लुब्रिकेंट भी गर्म हो रहा है, वो एक कूलिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, पूरे इंजन में सर्कुलेट होके आ रहा है, अपने साथ कार्बन और बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है, और नीचे क्रैंकशाफ्ट घूम रही है तो उससे एक प्रेशर भी बिल्टअप हो रहा है, और वो जो लुब्रिकेंट है वो भी वेपोराइज हो रहा है। वो भी वेपोराइज होकर, अनबर्न्ड है वो, वेपोराइज हो रहा है, वह वायुमंडल में जाकर मानव, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए वह भी हानिकारक है। तो इस सब को दूर करने के लिए ऑटोमोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं। क्रैंक केस की वेंटिलेशन के लिए पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व, पीसीवी वाल्व जो खोला था, उसके अंदर तुमने देखा कि लुब्रिकेंट मिला था, काला ऑयल था, वो जो ऑयल वेपोराइज होकर गया वो पीसीबी में गया, और वो वाल्व नहीं खुलने की वजह से वो वहीं रह गया, वरना वो उस रास्ते से जाकर एयर फिल्टर के द्वारा, एयर फिल्टर वाले लाइन में मिल रही है उसकी लाइन, तो अंदर को टरबाइन सक कर रही है, इंजन की सक्शन है प्लस कंप्रेसर टरबाइन की सक्शन है, वह उसे इंटरकूलर के रास्ते ठंडा करके वापस इंजन सिलेंडर में डाल दे रही है। इसीलिए इंजन को वो इंटरकूलर की सफाई करनी जरूरी है, क्योंकि जो पीसीबी से, जो पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व से जो वेपोराइज होकर हाइड्रोकार्बन इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ जा रहा है, यदि वह इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ नहीं आएगा तो फिर कहां को जाएगा? वो एयर फिल्टर की तरफ को चला जाएगा, उससे एयर फिल्टर काला हो जाएगा। जब आप एयर फिल्टर खोलते हो और वो तुम्हें काला नजर आता है तो तत्काल पीसीबी वाल्व खोलना है और उसकी सफाई करनी है,
और उसमें लगे हुए वाल्व को साफ कर लेना है। ठीक है, अब बात आती है जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं। जब ज्वलन होती है, ज्वलन की प्रक्रिया, कंबशन के मैंने 4 चरण तुम्हें बताए थे। फर्स्ट क्या बताया था? डिले पीरियड, देन अनकंट्रोल्ड कंबशन, देन कंट्रोल्ड कंबशन एंड देन पोस्ट कंबशन। इस डिले पीरियड को कम करने के लिए मल्टीपल इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। पायलट इंजेक्शन, प्री इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन, पोस्ट इंजेक्शन एंड लेट पोस्ट इंजेक्शन। ये जब CRDI सिस्टम बताया उस समय ये सारी चीजें क्लियर बताई। तो जब ज्वलन हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ को जाने लग गया, तब भी ज्वलन हो ही रहा है और एग्जॉस्ट गैसें बाहर को निकलने लगती हैं। तो कुछ वाहनों में जो लेट पोस्ट इंजेक्शन होता है, वो लेट पोस्ट इंजेक्शन एट क्रैंक एंगल 180 डिग्री पर होता है, यानी पिस्टन जब बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है तब होता है। वो इसीलिए होता है कि जो भी फ्यूल का कण अनबर्न्ट है अभी, वो पूरी तरह से जल जाए, किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन ना हो। परंतु फिर भी लास्ट में कुछ कण अध जले रह जाते हैं, जो कि वायुमंडल में जाने के बाद बहुत दुखदाई हो सकते हैं। किसके लिए? मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए। कैसे? ये हम अभी देखने जा रहे हैं। तो ये मैंने तुम्हें कुछ एक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि 1963 में फ्रेश एयर एक्ट ये USA कांग्रेस में पास हुआ और 1963 में ही 1970 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USA में बनाई गई। यूरोप में 1980 से मानक सख्त हुए, पर भारत में 1990 के बाद ये पर्यावरण संरक्षण मानक लागू हुए। तो पर्यावरण संरक्षण मानक जब कठोर होते चले गए तो भारतीय वाहनों में भी पूरे वैश्विक तकनीक का समावेश होने लगा, जिसको क्या कहा? होमोलोगेशन। जो भी पार्ट होगा वह जो वैश्विक, जो यूरोप का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उनके इक्विवेलेंट ही होगा। इसलिए भारत स्टेज सेकंड 1 अप्रैल 2005 से, भारत स्टेज थर्ड 1 अप्रैल 2010 से, फोर्थ 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6। यानी ये जो BS2 है वो यूरो 2 के इक्विवेलेंट है, BS3 यूरो 3 के, BS4 यूरो 4 के, BS6 यूरो 6 के। अभी चल रहा है यूरो 6। यूरो 6 का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो है NOx के रिडक्शन। EGR का भी मुख्य उद्देश्य है NOx का रिडक्शन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को पूर्ण रूप से समाप्त करना। यह EGR पूरा नहीं कर सकता। EGR ओनली 20%, जो एग्जॉस्ट गैसों का सिर्फ 20% ही रिसर्कुलेट करता है। कहाँ लगा रहता है? इसका एक सिरा लगा रहता है सीधे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, लगा था बेंट पाइप, फिर आकर ऊपर क्लिप है, क्लिप के बाद ऊपर असली वाल्व है जिसमें ऊपर टेपर वाल्व है, उसके ऊपर एक वैक्यूम डायफ्राम है और वहां एक वैक्यूम पाइप लगा हुआ है। और इस जहां पर ये वाल्व लगा हुआ है वहां से एक और यूं साइड में जाकर इनलेट मैनिफोल्ड से लगा है 2 फ्लैंज नटों के साथ। फ्लैंज में स्टड हैं 3 और उसके बीच में मेटल का गैस्केट थी। वो छेद मैंने कहा था, दिखा तेरे से कहा था नीरज इसको अच्छी तरह से साफ कर, साफ किया था। वो होल बंद हो जाएगा, उसी होल के रास्ते वो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा है यहां से गैस अंदर आएगी, एग्जॉस्ट गैसें। फिर इस टेपर वाल्व जब खुलेगा तो उस रास्ते से वो इनलेट मैनिफोल्ड के छेद जो अलाइन हुआ था उस रास्ते से इनलेट मैनिफोल्ड में वो गैसें घुस जाती हैं और फिर से घूम के जल फिर के वापस निकलती हैं। वो तो फिट करते समय देख लिया है तुम लोगों ने, कार्य प्रणाली आज देखो उसकी। अब होता क्या है, जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स
वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल में पहले से ही धूल है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं क्रैशर लगे हुए हैं, नदियों में खनन हो रहा है, पूरे रास्ते भर में धूल ही धूल है। ये धूल के कण भी वायुमंडल में हैं। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट सिस्टम से गैसेस निकल रही हैं उसमें क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, शूट हैं। ये सब जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसमें लुब्रिकेंट भी है और उसमें अधजला फ्यूल के कण भी हैं। तो जो लुब्रिकेंट है वो चिपचिपा है। लुब्रिकेंट कैसा होता है? चिपचिपा होता है। इतना सारा लुब्रिकेंट यहां पर पड़ा हुआ है, तुम्हारा रोज उसके साथ रोज सामना हो रहा है। तो ये धूल के कण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहां पर ये एक न्यूक्लियस का कार्य करते हैं और इनके चारों तरफ वायुमंडल की धूल भी बैठ जाती है। अन्य पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन के कण, सूट पार्टिकल्स मिलके ये पूरे वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। पर जब रात को तापमान डाउन होता है तो उस समय नमी में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्लस NOx प्लस CO2 प्लस पार्टिकुलेट मैटर, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, और जब तापमान में परिवर्तन होता है, इन्वर्जन होता है, वहां पर यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करके स्मोग बना देते हैं। क्या? स्मोग, SMOG, स्मोग, SMOKE, स्मोक होता है, और है स्मोग जो दिल्ली में, महानगरों में, इंदौर में, कानपुर में, मैड्रास में, जहां पर भी इंडस्ट्रीज हैं, उस एरिया में वायुमंडल के ऊपर क्या है? एक काली मोटी चादर सी तन जाती है, जिस कारण से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाती और पृथ्वी से रेडिएट होकर जाने वाली हीट, जो हीट पृथ्वी में जनरेट हो रही है, वह भी वायुमंडल में विलीन नहीं हो पाती। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि वायुमंडल में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, बाकी ऑक्सीजन कहाँ है? वो ओजोन लेयर में है, वो O3 है, ओजोन बनी है ऊपर, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को डिफ्लेक्ट कर दे रही है। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? ये कोई प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम में आ रही है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती हैं। ये जो प्रकाश की किरण इधर आई, इसको तो ऐसे निकल जाना था, पर ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। पर जब ये फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फिर ये अविलंब से दूर चली जाती हैं। इस कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो यहीं अवशोषित हो जाती हैं और बाकी फैल जाती हैं। आ रही बात समझ में? ये काम करती है ओजोन लेयर। ये विरल माध्यम से सूर्य की किरणें आ रही हैं, यहां सघन माध्यम मिल रहा है, इधर पर आने के बाद वो बाइफरकेट हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं और अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट नहीं आ पा रही हैं। यदि वो सीधी आएंगी तो हमारी त्वचा को जला देंगी, पेड़ पौधों को जला देंगी, ग्लेशियर्स को गला देंगी, पिघला देंगी। पर ये जो पोल्यूशन हो रहा है, इस पोल्यूशन के कारण इस ओजोन लेयर में भी डिप्लीशन हो रहा है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है, पृथ्वी को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्रदूषित होने से बचाया जाए, कम से कम प्रदूषण हो। ठीक है, कम हियर नाउ इन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम में आओ। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है, इसमें जो नाइट्रोजन के कण हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये स्मोक बना रहे हैं। वायुमंडल में जाने के बाद यह एक
काली मोटी चादर की सी एक पॉली हाउस जैसा बना दे रहा है, ये एक ब्लैक हाउस बना दे रहा है ऊपर छतरी। अब उसके कारण सूर्य की गर्मी नहीं आ पा रही है, पेड़ पौधे खाना नहीं बना पा रहे हैं, अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ जरूरी हैं, इसीलिए पेड़ों को के रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कटना नहीं चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। जंगल बचाने इसलिए जरूरी हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए जंगल बचाने जरूरी हैं। समझ में आ रही बात? और साथ ही जो पृथ्वी का वायुमंडल का जो यहां से जो हीट रेडिएट होकर जानी थी वायुमंडल में, वो नहीं जा पा रही है, उसके कारण उमस होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस। और जो पहले से ही दमा और अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। महानगरों में जब नाक साफ करते हो तो पूरा काला आता है। वो काला क्या है? स्मोग है। उसमें क्या क्या है? सूट पार्टिकल्स हैं, उसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं और बहुत सारे ऐसे वैक्यूलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ईंट भट्टे और बड़े बड़े जो लोहा गलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ये सब प्लस। तो स्मोक बनता है NOx की वजह से। क्लियर है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रोकना जरूरी है। तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व काम कब करता है? यह स्लो रनिंग में, आइडलिंग में काम नहीं करता है। आइडलिंग में यदि इसे खोल दिया जाएगा, इंजन की वैक्यूम यूज होगी तो इससे रफ आइडलिंग होगी और कोई मतलब नहीं है उसका उस समय, क्योंकि उस समय NOx बन ही नहीं रही है। उस समय रिच मिक्सचर जब होता है तो वहां पर फ्यूल की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर अनबंटा हाइड्रोकार्बन निकल सकते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। पर ऐसा होता नहीं है आजकल के इंजनों में। वो BS2, BS3, BS4, BS6 में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 3C सिस्टम लगाया गया है। 3C, कंप्यूटर कमांड, कंप्यूटर कंट्रोल कमांड कह दो, कंप्यूटर कमांड के द्वारा ही किसी इस सारी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा कमांड किया जा रहा है। तो जो वाहन का इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो वाहन का पूरा एक ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है। ECU क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। पूरी की पूरी क्या है? मस्तिष्क है। जैसा हमारा मस्तिष्क है, ऐसा ही वाहन में लगा हुआ कंप्यूटर है। वो एक नहीं है, वो अनेक हैं आजकल। एक है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, एक है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, एक है ABS कंट्रोल मॉड्यूल, ESP मॉड्यूल एंड मैनी मोर, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, टेलीमेट्री, जो टेलीमेटिक्स के द्वारा वाहन को कनेक्टेड कार्स हैं, उसका अलग ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स। ये सारे मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक ऐसी मशीन है जो कि जोड़ भी सकती है, गुणा भाग भी कर सकती है, अलग अलग फाइलें बना सकती है, उसकी मेमोरी होती है, उसमें प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर होते हैं जिनको एक प्रोग्राम मेमोरी में डाल दिया जाता है उनके, वो उसी के अनुसार फिर जो सेंसर्स होते हैं उनसे सूचनाएं लेती हैं। जैसे हमारी त्वचा है, हमारी आंखें हैं, नाक है, ये जीभ है, ये क्या चीज़ हैं? ये सेंसर हैं। ये सूचना दे रहे हैं हमारे मस्तिष्क को और डिसाइड कर रहा है हमारा मस्तिष्क कि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो वो चीज गर्म है या ठंडी है, वो हमारा हाथ या त्वचा नहीं बता रही है। वो कौन बता रहा है? वो हमारा दिमाग बता रहा है। हम किसी चीज को टच कर रहे हैं तो वो जो सेंसिंग हो रही है वो मस्तिष्क में जा रही है और इतनी तेजी से वो प्रोसेस हो जा रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर है जो विभिन्न सेंसरों से सूचना लेता है
और जो डेटा उसके अंदर भरा हुआ है उसका प्रयोग करके, उन जानकारियों का प्रयोग करके वह उस परिस्थिति का विश्लेषण करता है और फिर एक्चुएटर्स को कमांड सिग्नल्स, कमांड पल्स विड्थ प्रदान करके उस स्थिति को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। यानी अब जहां पर भी ECU लगा है तो उसको बहुत सारे सेंसरों की आवश्यकता होगी। यानी ECU को सेंसर की आवश्यकता है, सेंसर ECU से जुड़ा हुआ है और जो इस परिस्थिति पैदा दिखाई दे रही है, उसको तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसकी सूचना ECU को दे रहा है, उसे दाब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वह इसकी सूचना भी ECU को दे रहा है। तब ECU कमांड पल्स विड्थ, CPW मैंने इसको लिखा है, कमांड पल्स विड्थ एक्चुएटर्स को दे रहा है। एक्चुएटर क्या होते हैं? एक्चुएटर सोलोनाइड वाल्व्स होते हैं। एक्चुएटर मोटर हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर, उसको ये कमांड सिग्नल्स देगा। जब करंट देगा तो मोटर चलेगी, थ्रॉटल वाल्व खुलेगा, और जब उसको करंट नहीं मिलेगा तो थ्रॉटल वाल्व बंद हो जाएगा। जब सोलोनाइड को ऊर्जित किया जाएगा तभी वाल्व खुलेगा, जब उसे ऊर्जित नहीं किया जाएगा तो वाल्व बंद रहेगा। तो इन सारी जिन जिन चीजों को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है वहां पर बहुत सारे सेंसर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो इंजन के एग्जॉस्ट गैसों के तापमान को कंट्रोल करने के लिए, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, एग्जॉस्ट गैसों का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, EMS में सबसे पहला सेंसर क्या है? क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि क्रैंक एंगल को बता रहा है, जो बता रहा पिस्टन कहां पर है और कितने RPM पर इंजन क्रैंक शाफ्ट चल रही है। केम फेज सेंसर, जो केम शाफ्ट की पोजीशन को बता रहा है। हो सकता है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन से भी सिग्नल आ रहा हो, केम फेज से भी आ रहा हो, पर वो वाहन खड़ा है या चल रहा है, इसकी सूचना के लिए व्हीकल स्पीड सेंसर भी आवश्यक है। इंजन के अंदर कूलेंट का तापमान कितना है, इंजन का तापमान को मापने के लिए जरूरी है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इंजन के अंदर कितनी हवा आ रही है उसको नापने के लिए, और उन हवाओं का घनत्व कितना है, जितनी मात्रा में हवा चाहिए उतनी है या नहीं है, इसको मापने के लिए क्या चाहिए? मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर एंड मास एयर फ्लो सेंसर, मैफ, या और उसके साथ ही इंटीग्रेटेड एयर टेम्परेचर सेंसर। थ्रॉटल वाल्व पोजीशनिंग सेंसर, थ्रॉटल वाल्व कितना खुला हुआ है, एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स एंड मैनी मोर सेंसर्स। बट अब ज्वलन हो गया, अंदर कितनी गैसें गई हैं, उनका घनत्व कितना है, इंजन कूलेंट का टेम्परेचर का तापमान, ये वो सब पता चल गया, पर एग्जॉस्ट गैसों में क्या क्या है, जो गैसें बाहर निकल रही हैं उनमें क्या क्या है, उसके लिए बहुत जरूरी सेंसर है एक जादुई सेंसर, मैजिकल सेंसर, दैट इज O2 सेंसर या लैम्डा प्रो। O2 सेंसर एग्जॉस्ट गैसों से बाहर को निकलती हुई गैसों की क्वालिटी को चेक करता है। कहां लगा रहता है? एग्जॉस्ट यानी कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। दो सेंसर होते हैं, किसी में एक ही भी हो सकता है पुरानी वाली गाड़ियों में जो BS2 BS3 है, वरना दो। पहले वाला सेंसर सूचना दे रहा है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि उस सेंसर के अंदर जो पदार्थ है वो है जर्कोनियम ऑक्साइड। क्या है? जर्कोनियम ऑक्साइड एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके दो सिरों पर प्लेटिनम की टर्मिनल्स होते हैं, और वह ऑक्सीजन के दबाव के कारण ऑक्सीजन को आयोनाइज करता है, कुछ सिग्नल जनरेट करता है, और उससे ECU पता करता है
कि सिग्नल्स कैसा आ रहा है, लो ऑक्सीजन का आ रहा है या एक्सेस ऑक्सीजन का आ रहा है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है तो तब उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, इसका पता कैसे भी चलेगा बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही मतलब तुम अपना दिमाग यूज करो, क्या हो सकता है, हवा की मात्रा कम है और फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, रिच मिक्सचर है, हवा कम और फ्यूल ज्यादा है, तो वो फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रही है और अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स भी निकल रहे हैं। तो O2 सेंसर जब ये सूचना देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, उसके पास अलग अलग तरह की सूचनाएं जाएंगी, ठीक है। इसके लिए फिर अलग से जब ECU पर और जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे बताया जाएगा, उसमें ये क्लियर करके बताया जाएगा, ठीक है, कि कब जब कम हो रही है तो कैसा सिग्नल हो रहा है और अधिक हो रही है तो कैसा सिग्नल है। कम हो रही है तो उसे पता चल जाता है 0.9 यानी 900 मिली वोल्ट की उसके पास सिग्नल जा रहा है। वो जो ECU के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर एक होता है सिग्नल कंडीशनर। कोई भी ECU है वो 0 से 5 वोल्ट पढ़ सकता है, पर यहां पर जो वोल्टेज जनरेट हो रही है, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो 900 मिली वोल्ट है, वो 1 वोल्ट नहीं है, उससे भी कम है। तो उसको कंडीशन किया जाता है, उसको स्टेप अप किया जाता है, समझ में आई। वो ECU तक जाएगा एक्चुअली 4.9, तब उसे पता चल जाता है कि यस, वो क्या करता है उसी समय फ्यूल इंजेक्टर की पल्स विड्थ को कम कर देता है। यानी इंजेक्टर जो मैंने तुम्हें बताया था कि कौन कौन टाइप के, सोलोनाइड और दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक। सोलोनाइड को भी जब मैंने बोला था कि जब पायलट इंजेक्शन किया जाता है तो वहां पर 80 वोल्ट दिया जाता है, पायलट के बाद जब प्री इंजेक्शन होता है तो उसमें 100 से 120 वोल्ट की उसको पल्स विड्थ दी जा रही है, और जब उसे पूरी तरह से मेन इंजेक्शन में खोलना है तो उस समय उसको 200 से 250 वोल्ट की करंट दी जा रही है। तो इस वोल्टेज को जो रेगुलेशन मिल रही कहां से मिल रही है, ECU से मिल रही है। तो जब फुल खुल रहा है, ज्यादा वोल्टेज मिल रही, तो इंजेक्टर को पल्स विड्थ ज्यादा मिल रही, ज्यादा देर तक इंजेक्टर खुल रहा, इसीलिए तो ज्यादा फ्यूल सप्लाई हो रहा। अब उसको एग्जॉस्ट गैस की स्थिति मिल गई। O2 सेंसर ने, पहले वाले ने बताया कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसने खट से फ्यूल के सप्लाई को काट दिया, कम कर दिया। फिर उससे असर हुआ या नहीं हुआ दूसरा सेंसर बताएगा। जब दूसरा सेंसर कह रहा है ओके है, अब कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकल रही है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी नहीं निकल रहे हैं, तो वो उसको ट्रिम करते हैं। इसको कहते हैं फ्यूल ट्रिम। क्या कहते हैं, फ्यूल ट्रिम। इंजेक्टर की पल्स विड्थ को घटा बढ़ाकर फ्यूल की मात्रा को कम ज्यादा किया जा सकता है। ये तो इसी तरह से इंजन के आरपीएम का पता करके कि इंजन कितने आरपीएम पर चल रहा है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर क्या कह रहा है, ऐसा करके जो डीजल इंजन्स में, पेट्रोल इंजन्स में तो जब थ्रॉटल वाल्व होता है, जैसा एक्सीलरेटर दबाया तो थ्रॉटल खुलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है चाहे वो मैकेनिकल थ्रॉटल है। जब एक्सीलरेटर दबेगा तो थ्रॉटल वाल्व खुलेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटर है तो अभी उसमें पोटेंशियोमीटर है, वो ECU को बता रहा है, ECU फिर थ्रॉटल वाल्व की मोटर को वोल्टेज दे रहा है। तो थ्रॉटल वाल्व जैसे जैसे एक्सीलरेटर पेडल दबा है, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उतनी ही वोल्टेज देकर वो शटर को उतना ही खोल रहा है। पर यदि वो मैकेनिकली पुराना टाइप का है, उसका एक्सीलरेटर दबाया तो थ्रॉटल वाल्व खुल रहा। मैंने तुम्हें ये कार्बोरेटर का थ्रॉटल वाल्व खोल के दिखाया था। डीजल इंजन में तो थ्रॉटल वाल्व होता ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो क्रैंक की पोजीशन, क्रैंक शाफ्ट का सिग्नल ले रहा है, क्रैंक सेंसर का, केम का ले रहा है, व्हीकल स्पीड सेंसर का ले रहा है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का ले रहा है, और साथ में एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे हुए सेंसरों से सूचना ले रहा है। तो जब फुल थ्रॉटल रहता है, जब स्पीड ज्यादा रहती है, तब वहां पर NOx बनती है। क्या बनती है, NOx बनती है। उस NOx के कारण फिर ये स्मोग बनता है। उस समय
जो डायाफ्राम है टेपर वाल्व के ऊपर का, वहां पर वो जो रबर के पाइप गए थे, वो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के पास ही एक ग्रीन कलर की डिब्बी सी दिखाई थी मैंने तुम्हें कि इस जगह पर ये सोलोनाइड है, और वहां से वो पाइप FICD फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल डिवाइस, वह भी वैक्यूम से चलता है। FICD को भी जा रहा है एक पाइप सीधा जा रहा है EGR को। जब ECU इस सोलेनाइड को पल्स विड्थ देगा, तभी जो इंजन की वैक्यूम है या अल्टरनेटर के साथ लगा वाला वैक्यूम पंप है, उसके द्वारा बनाएगी वैक्यूम EGR वाल्व के डायफ्राम को अपनी तरफ खींचती है, और वो टेपर वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट गैस सीधे से नीचे से निकलकर इनलेट मैनिफोल्ड में प्रवेश करती है। समझ में आ रही बात? अब किसी कारणवश ये पाइप कट गया तो वैक्यूम तो लीक हो गई, पर एग्जॉस्ट गैसों का जो प्रेशर है उससे तो गैस थोड़ा सा आकर वह इनलेट मैनिफोल्ड के पास जो छोटा सा छिद्र है उसको भी जाम कर देती है वो गैसें, और वही एग्जॉस्ट गैसें वो टेपर वाल्व के चारों तरफ जम के उसको भी जाम कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हर 30,000 से 40,000 किलोमीटर के बीच में इंटरकूलर की सफाई कर लेनी चाहिए, EGR की सफाई कर लेनी चाहिए, और पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वाल्व PCV वाल्व की भी सफाई कर लेनी चाहिए। अब क्या क्या सीखा? PCV वाल्व का आविष्कार कब हो गया था? 1963 में हो गया था अमेरिका में। भारत में तुम अब देख रहे हो इसको, समझ में आ रही? भारत में पहले से ही बाहर से आयातित गाड़ियां हैं या फिर CKD असेंबलिंग हो रही है, यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अभी भी क्या हो रही है? CKD असेंबलिंग हो रही है, बट यहां असेंबल होकर गाड़ियां बाहर विदेशों को एक्सपोर्ट हो रही हैं। खाली असेंबलिंग का ये हब बना हुआ है। किस किस का? कारों का और ट्रैक्टर्स का और टू व्हीलर्स का। इसीलिए नेट्रिप के तहत इतने सारे R&D इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किया गया ताकि टेस्ट किया जा सके, उनका होमोलोगेशन सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त किया जा सके, ये देखा जा सके कि जो यहाँ मानक, जिन मानकों के अनुसार ये असेंबल हुए हैं वह वैश्विक मानक हैं या नहीं, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार हैं, और साथ ही साथ भारतीय स्टैंडर्ड। इससे फायदा तो हुआ, भारत में भी नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ, और इसलिए तुम ये सब गाड़ियों में काम कर भी ले रहे हो और समझ भी रहे हो उस चीज को। आगे बात क्लियर? सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। अगले बारे में हम इस पर आने वाले जो फॉल्ट कोड्स हैं, इसको स्कैन कैसे करते हैं, क्या क्या फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं, उसके रिलेटेड उनको किस तरह से फिर दूर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बाद में वो भी करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो भी उसकी साफ सफाई करी और उसकी कार्यप्रणाली यहां पर बताई। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।